तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन हॉरर मूवी द प्रीस्ट। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एग्जॉर्सिज्म, पावरफुल डिमंस और फेथ के बीच की जबरदस्त जंग की कहानी है। स्टोरी में सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर सीन के बाद आप और ज्यादा जानना चाहेंगे। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं मूवी की कंप्लीट स्टोरी। मूवी की शुरुआत इटली से होती है, जहां हमें दो पेरिस्ट नजर आते हैं। एक यंग पेरिस्ट होता है और एक बुजुर्ग पेरिस्ट होता है। दोनों पुराने चर्च में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी यंग पेरिस्ट क्यूरियोसिटी से पूछता है, क्या वाकई दुनिया में 12 पावरफुल डेमन्स मौजूद हैं? इस पर बुजुर्ग पेरिस्ट मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल, अगर खुदा का वजूद है तो शैतान का वजूद भी है। फिर वो बताते हैं कि ये 12 डिमोन्स ही दुनिया में फैलाने वाली तबाहियों, जंगों, नफरतों और हर बुरी चीज की वजह बनते हैं। ये हमेशा इंसानों के दरमियान छुप कर रहते हैं और धीरे धीरे उनके दिलों में बुराइयां पैदा करते रहते हैं। यंग पेरिस्ट फिर एक सवाल करता है, अगर ये इतने पावरफुल हैं तो खुद को लोगों के सामने क्यों नहीं लाते? बुजुर्ग पेरिस्ट जवाब देते हैं, अगर लोगों को डेमन्स पर यकीन हो गया तो वो खुदा पर भी यकीन करने लगेंगे, और जब इंसान का ईमान मजबूत हो जाता है तो डेमन्स की ताकत कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए वो हमेशा अंधेरे में रहकर अपना काम करते हैं। इतने में उनके पास कोरिया की सोल सिटी से एक इमर्जिंग लेटर आता है। ये लेटर फादर जूंग ने भेजा होता है। उन्होंने उन दोनों पेरिस्ट को फौरन सोल सिटी आने का कहा होता है और ये भी बताया होता है कि अब बात हद से बढ़ गई है। सिचुएशन इतनी सीरियस होती है कि दोनों पेरिस्ट फौरन सोल के लिए निकल पड़ते हैं। अब सीन सोल की तरफ शिफ्ट होता है। हम दोनों पेरिस्ट को गाड़ी में सफर करते हुए देखते हैं। उनके साथ एक अजीब सा जानवर भी होता है, जिसको कपड़े के साथ ढक कर रखा गया होता है। बुजुर्ग पेरिस्ट लगातार दुआएं पढ़ रहे होते हैं, जैसे वो उस जानवर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सफर के दौरान अचानक एक यंग लड़की उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। ड्राइवर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों पेरिस्ट उस लड़की की मदद करने की बजाय फौरन वहां से निकल जाते हैं। पहली नजर में उनका ये फैसला बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा होता है, जो हमें स्टोरी के आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन दोनों की गाड़ी का खुद एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, और इसी एक्सीडेंट के साथ एक ऐसी शैतानी ताकत आजाद हो जाती है जो आने वाले हर इंसान की जिंदगी बदलने वाली होती है। अब आखिर उस जानवर के अंदर क्या था और जिस लड़की से उनकी टक्कर हुई थी उसका इस सबसे क्या ताल्लुक था, ये सब हम अगले पार्ट में पता चलेगा। एक्सीडेंट के बाद मूवी हमें एग्जॉर्सिज्म के बारे में थोड़ा समझाती है। एग्जॉर्सिज्म एक रिलीजियस रिचुअल होता है जिसका मकसद किसी इंसान के जिस्म से शैतानी ताकत को निकालना होता है, और इस रिचुअल को आमतौर पर एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट और उसका असिस्टेंट मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब कहानी कुछ वक्त के बाद सोल के एक चर्च में शिफ्ट होती है। यहाँ पेरिस्ट की मीटिंग्स चल रही होती हैं। मीटिंग का टॉपिक एक यंग लड़की होती है जिसका नाम योंगशिन है। योंगशिन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। उसका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता और कई लोगों का मानना होता है कि उसके अंदर किसी डेंजरस डेमोन का साया है। मीटिंग में मौजूद फादर किम सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एग्जॉर्सिज्म ही उस लड़की की जान बचा सकता है, लेकिन चर्च के सीनियर फादर्स इस बात से एग्री नहीं होते। सबसे ज्यादा ऑप्शंस बिशप्स की तरफ से होते हैं। उसका कहना होता है कि अगर एग्जॉर्सिज्म कोई हादसा हो गया या मीडिया को इस बात का पता चल गया तो चर्च की बदनामी हो सकती है। लेकिन फादर किम पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वो बताते हैं कि वो पहले भी फादर जोंग के साथ मिलकर योंगशिन का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन दो पेरिस्ट के पास जो लेटर होता है वो भी फादर जोंग ने भेजा हुआ होता है, और उन्होंने उन्हें फौरन सोल सिटी में अपने रिचुअल में इनवाइट किया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो जानवर के अंदर
कुछ और नहीं बल्कि वही ताकतवर डेमोन होता है। अब आगे तो हम देख चुके हैं कि क्या होता है, लेकिन इस एग्जॉर्सिज्म के फेल हो जाने की वजह से फादर जोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। चर्च इस बात से पहले ही बहुत ज्यादा खफा होता है कि फादर जोंग ने पिछले एग्जॉर्सिज्म के लिए भी चर्च से कोई परमिशन नहीं ली होती है, लेकिन फादर किम को यकीन होता है कि अगर इस बार भी एग्जॉर्सिज्म ना किया गया तो योंग शीन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन बिशप कहता है कि इस बार अगर एग्जॉर्सिज्म किया गया तो लोगों को पता चल जाएगा और अगर लड़की को इसके दौरान कुछ हो जाता है तो चर्च की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस पर देखते हैं कि फादर किम पहले ही योंग शीन से मिल चुके हैं, जिस पर योंग शीन उन्हें बताती है कि उसे बहुत ज्यादा अजीब आवाजें आती होती है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है। बहुत ज्यादा बहस के बाद आखिर बिशप फादर किम को एग्जॉर्सिज्म की इजाजत दे देते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। फादर किम बिना हिचकिचाहट के ये शर्त मान लेते हैं। अब उन्हें एग्जॉर्सिज्म के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत होती है और साथ एक डॉक्टर की इसलिए क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि योंग शीन को पहले कोई मेंटल इलनेस तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो बाद में ये सब उसको इस बात पर पकड़ सकते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ पहले देख लेना चाहते थे। इस पेज योंग हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन अचानक वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती है और वो एक कार की छत पर गिर जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो अभी भी जिंदा होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो डीमन पोसेशन में होती है और उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। अब स्टोरी 6 महीने आगे की आती है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फादर किम को देख सकते हैं, जो कि एक प्रीस्ट बनने वाले स्कूल में आते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रीस्ट बच्चों को ही ट्रेन किया जाता है। फादर किम अब डीन से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसे चाइनीज, लैटिन, जर्मन और बहुत सी और लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्योंकि अगर डिमोन मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बात करे तो वो बातें समझ सके। यहाँ पर हम जानते हैं कि ज्यादातर डिमोन लैटिन में बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक बात और भी थी कि उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा हुआ हो, क्योंकि चाइनीज के हिसाब से जो बच्चा टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा होता है वो बहुत ज्यादा बहादुर होता है। अब काफी ज्यादा कोशिश के बाद आखिर डीन को एक बच्चा मिल ही जाता है जो 1986 यानी टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा होता है। यहाँ पर डीन सर पकड़ कर बैठ जाता है क्योंकि वो बच्चा बहुत शरारती था, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था और वो बच्चा एग्जाम में भी चिटिंग कर पास होता था। लेकिन फादर किम के पास वक्त बहुत कम था। उन्हें लगता है कि ये बच्चा इस मिशन के लिए ठीक है। अब उस बच्चे को बुलाया जाता है। इस बच्चे का नाम चोय होता है। जब उस बच्चे को सिर्फ ये बताया जाता है कि उसे सिर्फ फादर किम का असिस्टेंट बनना है, चोय पहले तो इस बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर उसे एक एड्रेस दिया जाता है। ये एड्रेस पार्क का था। पार्क वही इंसान था जो पहले फादर किम का असिस्टेंट रह चुका था। सोचा गया था कि चोय उससे मिल लेगा तो उसे एग्जॉर्सिज्म के बारे में काफी कुछ समझ जाएगा। चोय सीधा पार्क के घर पहुंच जाता है। पार्क उसका ठंडा सा वेलकम करता है। चोय जब पार्क को बताता है कि वो फादर किम का नया असिस्टेंट बनने वाला है तो पार्क के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो फादर किम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। बिना ज्यादा बात किए पार्क उसे एक्सोर्सिज्म में इस्तेमाल होने वाला कुछ सामान दे देता है। साथ ही एक पुरानी ऑडियो कैसेट भी उसके हवाले करता है। ये कैसेट उस एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग थी जो पहले योंग शीन पर किया गया था। फिर पार्क उसे कुछ बताना ही चाहता था लेकिन इसी वक्त अचानक फादर किम उसके घर के बाहर आ जाते हैं। फादर किम दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन पार्क दरवाजा खोलने के बजाय गुस्से में वहां से वापस जाने को कह देता है। ये देखकर चोय समझ जाता है कि दोनों के बीच जरूर कोई पुराना और खौफनाक राज छुपा हुआ है। चोय वहां से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है पार्क का कुत्ता उस पर जोर से भौंकने लगता है। उस कुत्ते को देखकर चोय के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, जिसे
कुत्ते से जुड़ी कोई पुरानी याद उसके जहन में वापस आ गई। फिलहाल हमें नहीं पता चलता कि उसके साथ पहले क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि उसके दिल में एक गहरा जख्म अभी भी जिंदा है। रात को घर पहुंचकर चोए वही ऑडियो कैसेट चलाता है। रिकॉर्डिंग में योंग शीन की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी वो नॉर्मल बात करती है और अगले ही पल वो किसी अनजान जुबान में बोलना शुरू कर देती है। चोए ध्यान से हर लफ्ज को नोटबुक में लिखने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस रिकॉर्डिंग के दौरान योंग शीन एक जुमला बार बार कहती है, जिसका मतलब होता है तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ। ये बात चोए को भी ज्यादा परेशान कर देती है। दूसरी तरफ फादर किम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां फादर जोंग अभी भी एडमिट होते हैं। वहां फादर किम उन दो इटालियन टूरिस्ट की फाइल जो सोल आते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हुए थे निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फादर किम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि उन दोनों टूरिस्ट की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वो दोनों टूरिस्ट गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। स्टार्ट में वो जिसको हिट करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो योंग शीन होती है। इधर चोए रिकॉर्डिंग दोबारा सुनता है। इस बार योंग शीन की आवाज के साथ साथ पार्क की घबराहट भी सुनाई देती है। उस वक्त पार्क इतना डरा हुआ होता है कि उसके बाद में वो चर्च के सामने फादर किम पर इल्जाम लगा देता है। उसका कहना था दिया था और डीमन भी उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। उसी रात चोए को ऐसा लगता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक कुत्ता खड़ा होता है। अचानक वो कुत्ता उस पर हमला कर देता है। अपनी जान को बचाने के लिए चोए पास पड़ी एक चीज के साथ उस कुत्ते पर वार करता है, लेकिन अगले ही पल वो कुत्ता एक छोटी सी लड़की में बदल जाता है, जिसे देखकर चोए जोर से चीखता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सब सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब था, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई शैतान उसके जहन के साथ खेल रहा है। इसी दौरान उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ फादर किम होते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं, कल सुबह तैयार रहना, अब वक्त आ गया है। अब सीन अगले दिन पर शुरू होते हैं। आज 15 जुलाई होती है और बुद्धिस्ट कैलेंडर के मुताबिक इस दिन को फेस्टिवल ऑफ हंग्री घोस्ट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रूहें और शैतानी ताकतों की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए फादर किम ने एग्जॉर्सिज्म के लिए यही दिन चुना था। चोए फादर किम से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे डीन रोक लेता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। डीन धीमी आवाज में कहता है, मुझे फादर किम पर पूरा भरोसा नहीं है। फिर वो चोए को एक छोटा सा हिडन कैमरा देता है और कहता है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान जो कुछ भी हो सब रिकॉर्ड करना। डीन चोए को बताता है कि चर्च के कुछ लोगों को शक था कि फादर रिचुअल के दौरान कुछ गलत करते हैं, इसीलिए वो सबूत जमा कर रहा है। चोए अब कैमरा को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसके दिमाग में और भी ज्यादा सवाल चलने लगते हैं और अब वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है फादर किम के पास जाने के लिए। अब हम फादर किम को देखते हैं, जिन्हें फ्लैशबैक आता है कि योंगशिन उनके सामने खड़ी हुई सॉन्ग गा रही है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि योंगशिन उनकी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट होती है, इसीलिए फादर किम उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में अब फादर किम चोए को फोन कर कहते हैं कि रास्ते से आते हुए एक जिंदा पिग भी लेकर आना। चोए हैरान हो जाता है कि एग्जॉर्सिज्म में पिग की क्या काम, लेकिन वो बिना सवाल किए पिग लेने चला जाता है। पिग फॉर्म पर एक बुजुर्ग आदमी उसे देखते ही समझ जाता है कि वो फादर किम के लिए आया है। वो चोए को वार्न करता है कि फादर किम के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। तुमसे पहले भी कई असिस्टेंट आ चुके हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा देर उनके साथ टिक नहीं सका। ये बात सुनकर चोए थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो एक प्राइवेट घंटी लेकर और पिग लेकर वहां से निकल जाता है।
इसी दौरान फादर किम हॉस्पिटल में फादर जोंग से मिलने जाते हैं। वहां पर एक नर्स आकर फादर किम को बताती है कि फादर जोंग को होश आ गया है। किम अब फादर जोंग से मिलने जाता है और वो देखता है कि फादर जोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द से सारी रिलीजियस की चीजें हटा दी हैं और वो बैठकर मुर्गा खा रहे हैं। दरअसल फादर जोंग की ये हालत उस फेल एग्जॉर्सिज्म की वजह से होती है जो उन्होंने फादर किम के साथ मिलकर योंगशिन पर पहले किया होता है। अब फादर किम फादर जोंग को बेड पर लेटा देते हैं और यहाँ पर फादर जोंग उनसे पूछ रहे होते हैं कि उनका नया असिस्टेंट कौन है। फादर किम को यहाँ पर समझ आ जाती है कि ये फादर जोंग नहीं है बल्कि ये डिमोन का कोई चेला है जो उनके नए असिस्टेंट के बारे में पता करना चाह रहा है, लेकिन वो बार बार उनसे यही पूछे जा रहा होता है। इस पर फादर किम उस डिमोन को शांत करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फादर किम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि उनकी बहन का होता है। अब वहां पर उनसे चोय भी मिलने आता है। जब चोय आ जाता है तो फादर किम और चोय खाना खाने लगते हैं। अब फादर किम चोय से सवाल करना शुरू करते हैं कि उसके घर में और कौन कौन है। तो चोय उनको एक अपनी दर्दनाक हकीकत बताता है कि उसकी एक छोटी बहन भी थी जिस पर एक दिन एक कुत्ते ने हमला कर दिया और चोय इस कदर डर गया कि उसने अपनी बहन की मदद भी नहीं की और उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन मर गई। इसीलिए तब से वो जब भी कुत्तों को देखता है तो उसके दिल में एक डर रहता है। फादर किम को अब ये बात समझ आ जाती है कि डीमन इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए वो चोय से सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर तुमने अपने डर पर काबू पा लिया तो कोई भी शैतानी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। अब वो दोनों एक पिग को साथ लेकर योंगशिन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों योंगशिन के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि एग्जॉर्सिज्म से पहले वहां कोई और रिलीजियस रिचुअल चल रहा है। योंगशिन के फादर उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक शैमन अपनी कमर पर किसी जानवर का सर बांधे रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन रिचुअल पूरा नहीं हो सकता क्योंकि डेमन सब कुछ तबाह कर देता है। फादर किम को अब यहाँ पर यकीन आ जाता है कि योंगशिन के अंदर जो डेमन है वो कोई आम नहीं है बल्कि वो कोई बहुत पावरफुल शैतानी ताकत है। अब एग्जॉर्सिज्म शुरू करने से पहले फादर किम योंगशिन का पूरा चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर योंगशिन का चेकअप करने के बाद कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ फादर किम, चाओ और योंगशिन बचते हैं। अब फादर किम नमक से जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल बनाते हैं और चोय को खास तौर पर हिदायत करते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए वो इस दायरे के अंदर ना आए। चोय हाँ में सर हिलाता है और फादर किम एग्जॉर्सिज्म शुरू करने लगते हैं। तभी चोय डेन की हिदायत के मुताबिक उसका दिया हुआ हिडन कैमरा छुपा कर एक जगह पर रख देता है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। फादर किम एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। चोय को बोलते हैं कि वो होली बुक में से प्रेयर्स पढ़ना शुरू करे। तभी चोय होली बुक खोल लेता है और प्रेयर्स पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होता है तो योंगशिन अपनी आंखें खोल लेती है और वो फादर को बोलना शुरू कर देती है कि उसको छोड़ दिया जाए, वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई और होता तो यहाँ पर यकीन कर लेता, लेकिन फादर किम को पता चल जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ योंगशिन के अंदर का डेमन उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो बिना रुके अपनी प्रेयर्स को जारी रखते हैं। तभी वो एक होली क्लॉथ योंगशिन के चेहरे पर रख देते हैं। जैसे ही कपड़ा उसके चेहरे को छूता है, योंगशिन जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज एक लड़की की नहीं बल्कि किसी और ही मखलूक की लग रही होती है। अचानक पूरे कमरे में कॉकरोच और चूहे फैल जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फादर किम बिल्कुल नहीं घबराते। वो अपनी प्रेयर्स और तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही लम्हे बाद वो सारे कॉकरोचेस और चूहे अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। अब फादर किम सीधा डीमन से बात करते हैं। बता तू कौन है और कहां से आया है। योंगशिन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है।
और फिर उसके मुंह से एक नहीं बल्कि कई अलग अलग जुबानों में आवाजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। चोई हर लफ्ज अपनी नोटबुक में लिखता जा रहा होता है। उसे अब समझ जा रहा था कि वो सिर्फ एक एग्जॉर्सिज्म नहीं देख रहा, बल्कि वो एक ऐसी जंग का हिस्सा बन चुका है जहां एक छोटी सी गलती भी सबकी जान ले सकती है। यहाँ पर अब यंगशीन की स्किन भी काली होती जा रही होती है। फादर किम अब डीमन से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर वो डीमन जवाब देता है कि हम हर जगह मौजूद हैं और अब तक हम लोगों ने 2430 लोगों को प्रोसेस किया है। अब फादर किम डीमन से पूछते हैं कि वो कब से इस धरती पर मौजूद है, जिस पर वो जवाब देता है कि जब से सिर्फ धरती पर कुछ ही लाख लोग थे तब से। ये सुनकर फादर किम को यकीन हो जाता है कि वो डीमन हजारों साल पुराना है। वो डीमन आगे कहता है कि इस धरती पर जितनी भी जंगें, बीमारियां, तबाहियां, दर्द पीड़ा आती हैं या आ रही हैं, उनके पीछे यही होते हैं, यानी कि वही 12 डीमंस जिनका शुरू में जिक्र किया गया था। किम पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर वो डीमन कहता है कि इंसानों को उनकी औकात दिखाने कि वो क्या है। अब यहाँ पर फादर किम उससे पूछते हैं कि तुम किसकी खिदमत करते हो, जिस पर डीमन जोर जोर से हंसता है और कहता है कि हम फॉलन स्टार अपने किंग यानी लूसीफर की खिदमत करते हैं। वो डीमन ये भी बताता है कि वो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। वो ये भी कहता है कि अगर इंसान हमें अपनी असली शक्ल में देख लें तो सब खुदा पर यकीन करने लगे। इसी वजह से ये डीमंस हमेशा इंसानों में छुप कर रहते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस डीमन को एक मेल बॉडी चाहिए होती है, लेकिन वो इस यंगशीन की बॉडी में फंस चुका होता है। इससे ये पता चलता है कि मेल की बॉडी फीमेल की बॉडी से ज्यादा ताकतवर होती है। इससे ये बात भी पता चलती है कि डीमंस की पावर्स का असर उनके होस्ट पर होता है, यानी अभी वो डीमन अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था। फादर किम अब चोय से पूछता है कि डीमन ने अब तक कितनी लैंग्वेजेस में बात की है, तो चोय बताता है कि 4 में। फादर किम अब होली वाटर उठाते हैं और योंगशीन पर छिड़क देते हैं। जैसे ही होली वाटर उसके जिस्म पर पड़ता है, योंगशीन जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। तभी उसको खून की उल्टी आती है। उसके मुंह से जो खून निकलता है वो सीधा मदर मैरी की तस्वीर पर जाकर गिर जाता है। तभी तस्वीर के पीछे से 2 बड़े बड़े सांप निकल आते हैं और ये सांप लूसीफर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डीमन कोई आम डीमन नहीं बल्कि शुरुआत वाले 12 डीमंस में से ही कोई एक होता है। अब हम देखते हैं कि योंगशीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फादर किम अचानक उसका गला पकड़ लेते हैं। नमक की लाइन क्रॉस कर अंदर आ जाता है और फादर किम को पीछे धकेल देता है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा होता है कि योंगशीन के साथ बहुत गलत हो रहा है, और फादर किम का गला दबाने लगता है। लेकिन ये सब डीमन की एक चाल होती है। सर्कल क्रॉस करने की वजह से चोय की जान को भी अब खतरा होता है, इसीलिए फादर किम अब डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन उल्टा फादर किम का गला दबाकर उन्हें बेहोश कर देता है। चोय को अपने बाजू के ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है। अगले ही पल चोय के बाजू के ऊपर काले काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। डीमन अब जोय से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और बाहर जाकर सबको ये कहो कि यहाँ कोई डीमन नहीं है, सिर्फ एक पागल टूरिस्ट है। ये सुनकर चोय का दिमाग उलझ जाता है। फिर डीमन उसके सामने उसके बचपन का सबसे दर्दनाक मंजर ले आता है। उसे अपनी छोटी बहन याद आ जाती है जिसको एक पागल कुत्ते ने पकड़ लिया था, लेकिन चोय वहां से भाग जाता है। जब वो वापस आता है तो उसकी बहन को कुत्ता खा चुका होता है। इसी बात का फायदा वो डीमन उठा रहा होता है और वो चोय को यहाँ से भाग जाने को कहता है, और चोय भी उसकी बात पर अमल करते हुए फादर किम को अकेला छोड़कर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। तभी योंगशीन दोबारा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर योंगशीन को चेक करते हैं और उसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। अब चोय के सामने उसकी बहन का अक्स आता है जो उससे बोल रहा होता है कि इन सब चीजों से डरना छोड़ दे और अब डट कर इनका मुकाबला करे। तभी चोय वापस जाने का फैसला करता है। जब वो वापस पहुंचता है तो वो फादर किम को योंगशीन के घर के बाहर बैठे हुए देखते हैं। अब वो लोग अहद करते हैं कि वो इस चीज को खत्म कर रहेंगे, लेकिन योंगशीन के फादर और मदर उनको अंदर नहीं जाने देते। उन्हें इस चीज का खतरा होता है कि इससे उनकी बेटी को खतरा है। लेकिन फादर
करना ही होता है, इसीलिए वो सीधा योंगशिन के कमरे में चले जाते हैं और वो साथ उस पिग को भी ले आते हैं। अब फादर किम पिग के ब्लड के साथ योंगशिन के चेहरे पर क्रॉस बनाते हैं और फिर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया होता है ताकि वो डीमन को सीधा पिग के अंदर डाल सके। यहाँ पर ब्लड रिचुअल हो रहा होता है। अब फादर किम इस डीमन से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन डीमन नाम बताने की बजाय दुनिया में आने वाली तबाहियों का जिक्र करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि एक वक्त आएगा जब लोग भूख और प्यास से मरेंगे, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हर तरफ बीमारियां फैल जाएंगी और दुनिया दर्द से भर जाएगी। उसकी बातें सुनकर भी फादर किम बिल्कुल नहीं घबराते। वो लगातार प्रेयर करते रहते हैं, लेकिन अब उन दोनों के हाथों पर भी काले निशान आना शुरू हो गए थे, जो इस बात की अलामत थी कि डीमन अब उन दोनों पर भी हावी होना शुरू हो रहा था। लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते। आखिर काफी देर स्ट्रगल के बाद डीमन अपना असली नाम बता देता है और उसका नाम होता है मैल्फस। जैसे ही अब फादर किम को उसका नाम पता चलता है तो फादर किम उसे गॉड का नाम लेकर कहते हैं कि मैल्फिस योंगशिन की बॉडी से निकलकर पिग की बॉडी में चला जाए। लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी अब मैल्फिस को योंगशिन की बॉडी को छोड़कर फोर्सफुली पिग की बॉडी में जाना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान योंगशिन की सांसें रुक जाती हैं। फादर किम टूट जाते हैं क्योंकि वो योंगशिन को नहीं बचा सके थे। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। उन्हें पिग को फौरन पानी में डुबाना जरूरी था। सिर्फ इसी तरह ही मैल्फिस हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पिग की बॉडी में जाने के बाद भी डीमन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो उसे खत्म ना कर सके। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो शुरू में जो इटली वाले प्रीस्ट एक पिग को कपड़े में लपेट कर ले जा रहे होते हैं, वो अपने एग्जॉर्सिज्म में कामयाब हो गए होते हैं। वो आखिरी मराहिल के लिए उस पिग को पानी में डुबोने जा रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन ने उनके साथ क्या किया, उन दोनों प्रीस्ट को ही उसने मार दिया। चोई अब पिग को कपड़े में लपेटकर भागना शुरू करता है, लेकिन डीमन अभी भी हार नहीं मानता। रास्ते में पुलिस आ जाती है, फिर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है। चोई बहुत जोर से गाड़ी से बाहर गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर एक लाइट का पिलर गिरने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं डरता। उसके बाद वो एक टैक्सी में बैठ जाता है और वो जल्दी जल्दी चलने का कहता है। हम देखते हैं कि चोई की पूरी बॉडी पर काले काले निशान पड़ जाते हैं, यानी कि वो डीमन चोई पर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन चोई डीमन को लेकर पानी में कूद जाता है। फादर किम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब फादर किम कार में बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके हाथों से निशान गायब हो रहे हैं, यानी उन्हें पता चल जाता है कि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया है। वहीं हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के अंदर योंगशिन भी अपने हाथ हिला रही होती है, यानी कि योंगशिन अभी जिंदा थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोई भी पानी से बाहर आ चुका है और उसके पास कोई पिग नहीं होता, यानी कि डीमन खत्म हो चुका है। वो अपनी असली जगह यानी नर्क में पहुंच चुका है और इस दुनिया से आजाद हो चुका है। अब हमें समझ आती है कि वो इटली वाले प्रीस्ट यहाँ क्या करने आए होते हैं। उन्हें फादर जूंग ने बुलाया होता है और वो एग्जॉर्सिज्म करके अपने आखिरी मराहिल पर ही होते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी का उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उनका एक्सीडेंट योंगशिन के साथ होता है, इसीलिए वो पिग की बॉडी से निकलकर डीमन योंगशिन की बॉडी में आ जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ चुका है, मैं जल्दी उसकी भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।